हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है। 12th क्लास में आज हम अपने चैप्टर को, अपनी बुक को अंतिम रूप देंगे। और ये जो हमारा चैप्टर है ये है आपका हिस्ट्री का, और हिस्ट्री का हम इसको अंतिम कर लेंगे। चैप्टर नंबर 15, यानी कि पूरी हिस्ट्री को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्या कर चुके हैं? पूरी हिस्ट्री को अच्छे से हमने पढ़ लिया है। चैप्टर नंबर 15 है। क्लियर है? तो हम इसमें देखेंगे संविधान निर्माण, विभाजन को देख चुके हैं, और एक भारत शासन अधिनियम 1947 को पारित भी कर लिया है। और अब हम विभाजन के पूरे उसकी स्मृतियां, उसके अनुभव और क्या हमने सीखा है, सब कुछ हमने देख लिया है। अब हम इससे आगे बढ़े। अब देखते हैं, जैसे भारतीय संविधान के 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, और यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान था। पहले 26 जनवरी 1950 को ये भारतीय अस्तित्व में आया, और यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान। यदि हम अपने देश के आकार और विविधता को ध्यान दें तो उसकी लंबाई, पेचीदगी और आसानी से समझ सकते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में न केवल एक विशाल विविधता थी, बल्कि गहरे तौर पर बिखरे हुआ भी था। देश भी ऐसा जहां देश की एकजुटता और प्रगति के लिए विस्तृत और गहन विचार विमर्श पर आधारित संविधान पूर्ण सूत्रबद्ध किया गया। संविधान लाजमी था हमारे संविधान के अतीत और वर्तमान के घाव पर मरहम लगाने के लिए। विभिन्न वर्गों, जाति, समुदाय में बंटवारे को जो एक साझा राजनीतिक प्रयोग शामिल की, दूसरी ओर संविधान ने लंबे समय तक चली आ रही ऊंचा नीचा, अधीनता के संस्कृति और लोकतांत्रिक संस्था को विकसित करने के लिए भी प्रयास किया। भारत के संविधान में दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया संविधान के दौरान मसलेबाजी पर लंबी चर्चा चली। कैसी ही? बहुत लंबी बात की चर्चा चली। आप देख सकते हैं, दिसंबर 1949 में 3 साल तक चली बहस और संविधान पर हस्ताक्षर। 3 साल लग गए भारतीय संविधान को चलने। देख रहे हैं, अम्बेडकर दिखाई देंगे। ठीक है, आगे कुल 11 सत्र हुए, जिनमें से 165 दिन बैठकों का आयोजन हुआ। सत्रों के बीच समितियां, उप समितियां, मस विवाद को सुधारने के और संवारने के काम किए गए। राजनीतिक शास्त्र में पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के बाद अब हम जान चुके हैं कि भारत का संविधान कैसा है, और आप इसको देख चुके हैं कि आजादी के बाद संविधान की क्या उपयोगिता, क्या सार्थकता रही। इस अध्याय में हम इतिहास और उसके निर्माण के दौर पर गहन बात की चर्चा करेंगे, और यदि संविधान सभा को उठाने वाली आवाजों को सुनने की तो हमें यह प्रक्रिया अंदाजा लगेगा कि जिनके माध्यम से संविधान में एक सूत्रबद्ध किया जा सकता है और नए राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? नए राष्ट्र की जो कल्पना है वो कर सकते हैं। तो सारा अस्तित्व ऐसा है, ये आपको चलिए अब देख रहे हैं उथल पुथल का दौर। संविधान निर्माण से पहले काफी उथल पुथल वाले हैं। यहाँ महान आशाओं का भी क्षण था, भीषण मोह भाग था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो कर दिया, किंतु उसके साथ ही विभाजित भी कर दिया। लोगों की स्मृति में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन अभी भी जिंदा था। ब्रिटिश राज के खिलाफ सबसे व्यापक जन आंदोलन, विदेशी सहायता, सशस्त्र शस्त्र के संग जरिए स्वतंत्रता पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया प्रयास। 1946 के बसंत में
बंबई और अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी यानी कि शाही भारतीय नौसेना के सिपाहियों का विद्रोह भी लोगों को बार बार आंदोलित करता रहा। लोगों की सहानुभूति सिपाहियों के साथ ही 40 के दशक के आखिरी सालों में देश के विभिन्न भागों में मजदूर और किसान भी आंदोलन कर रहे। व्यापक हिंदू मुस्लिम एकता के जन आंदोलन में अहम पहलू था। इसके विपरीत कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों प्रमुख राजनीतिक दल धार्मिक सौहार्द और सामाजिक असमंजस स्थापित करने की सुलह और सफाई की कोशिश में नाकाम होते जा रहे। अगस्त 1946 में कलकत्ता में शुरू हुई हिंसा के साथ उत्तरी और पूर्वी भारत में लगभग साल भर तक चलने वाले दंगा फसाद हत्या का लंबा सिलसिला शुरू हो गया। बर्बर हिंसा का भीषण आपका जन संहार साथ हुआ और देश विभाजन की घोषणा हुई। असंख्यक लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर आनंद और उम्मीद की जो माहौल था वह समय लोगों को आपका कभी नहीं भूला। लेकिन भारत के बहुत सारे मुसलमान और पाकिस्तान में रहने वाले सिख हिंदू के लिए एक निर्माण चुनाव का क्षण उसके सामने क्षणित होकर मृत्यु और पीड़ित पुरानी जड़ों को से उखाड़ देने के बीच क्षण था। करोड़ों शरणार्थियों को वहां से ले जाए गए। मुसलमान पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ, हिंदू और सिख पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब की तरफ बढ़ते जा रहे थे। बहुत सारे कभी मंजिल तक नहीं पहुंचे और बीच रास्ते में ही आपका मर गए। कैसे हो गए? बहुत से लोग नहीं पहुंचे और बीच रास्ते और बीच मंजिल में ही आपका मर गए। नवजात राष्ट्र के सामने इतनी गंभीर समस्या देशी राष्ट्रों को लेकर थी कि ब्रिटिश राज के दौरान उपमहाद्वीप के लगभग 1/3 मूल हिस्से ऐसे नवाब और रजवाड़ों को नियंत्रण में था जो ब्रिटिश राज के अधीनता स्वीकार कर चुके थे। उनके पास अपने राज्यों को जैसे चाहे वैसे चलाने तक सीमित ही सही लेकिन काफी आजादी थी। जब अंग्रेज भारत छोड़े तो इन नवाबों और राजा की संवैधानिक स्थिति बहुत अजीब हो गई। एक समकालीन प्रेक्षक में कहा गया है कि कुछ महाराजा तो बहुत सारे टुकड़ों में बटे भारत में स्वतंत्रता संघर्ष का सपना देख रहे थे। संविधान सभा की बैठकें स्पष्ट भूमि पर संपन्न हो रही थी। बाहर जो कुछ चल रहा था वह संविधान सभा में होने वाली बहस और विचार विमर्श से भला अछूता कैसे रह सकता था। कह रहा जो चल रहा था वो विचार विमर्श कैसे अछूता रह सकता था, ये देखने वाली बात। देख लिया भारतीय आंदोलन और संविधान गठन का प्रावधान किन आधार पर हो रहा था। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक वैसा मताधिकार पर नहीं हुआ। कह रहे जो संविधान सभा का गठन हुआ है वो चुनाव किस पर नहीं हुआ? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। समझ रहे हो आप? इसका मतलब सिंपल है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है जिनकी ऐसे भारतीय नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वो लोग वोट देते। लेकिन जब पहला संविधान आपकी सभा बनी तो वो निर्वाचित नहीं थी, मनोनीत थी। कैसी थी? मनोनीत थी। हमने मान लिया कि 10 लाख पॉपुलेशन है किसी क्षेत्र की, मान लीजिए किसी राज्य का, तो वहां से एक व्यक्ति चुन के आएगा। और ये निर्धारण कौन कर रही थी? कांग्रेस कर रही थी। शुरुआत में कांग्रेस और लीग कर रही थी, लेकिन जैसे ही विभाजन हुआ तो केवल कांग्रेस ने। क्लियर है? और 1947-46 की सर्दियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए। इसके पश्चात प्रांतीय संसदों में संविधान सभा के सदस्यों को चुना। नई संविधान सभा पर में कांग्रेस प्रभावशाली थी। प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्र में भारी जीत प्राप्त की। मुस्लिम लीग अधिकांश
आरक्षित मुस्लिम सीटें मिल गई, लेकिन संविधान सभा का बहिष्कार उचित समझा और एक अन्य संविधान बनाकर पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। शुरुआत में समाजवादी ही सभाओं पर पड़े, क्योंकि वे अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई संस्था मानते थे और इसी सभा में वाकई स्वतंत्रता होने की असंभव थी। इसी सभी कारणों से संविधान सभा में 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे। कैसे थे? कांग्रेस पार्टी के ही मेंबर। ये आपको क्लियर है? परंतु कांग्रेस सदस्यों में एक सहमति नहीं थे। कई निर्णायक मुद्दे पर उनके मत विभिन्न हो सकते थे। कई कांग्रेस समाजवादी से प्रेरित थे तो कई जमींदार के हिमायती थे। कुछ सांप्रदायिक दंगों के करीब थे और पक्के धार्मिक निरपेक्ष राष्ट्रीय आंदोलन की वजह से कांग्रेसी में वाद विवाद करना, मतभेद के बीच बहस को समझौते की खोज है। संविधान सभा में कांग्रेस सदस्य ने कुछ ऐसा ही रुख अपनाया। क्या किया? कुछ अपना ही रुख अपनाया। यानी कि सारे सदस्य क्या नहीं थे? आपके कांग्रेस से भी नहीं थे और सब लोग आपके निर्वाचित नहीं थे, सब मनोनीत थे। ठीक? और इन्होंने ही संविधान सभा बनी थी, वो ही आपके चुन के आए थे कि कोई व्यक्ति कहां से चुनकर आएगा, किस जगह का, किस क्षेत्र का वो प्रतिनिधि करेगा। चलिए, संविधान सभा में हुई चर्चा जनमत से प्रभावित होती थी। जब संविधान सभा बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलीलें अखबार में छपती थी। तमाम प्रस्ताव को सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। इस तरह प्रेस में होने वाली इस आलोचना और जवाबदेही पर किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति और असहमति पर गहरा असर पड़ता। सामूहिक भाग्यता बनाने के लिए जनता ने भी सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे। कई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा की मांग करते रहे। कई धार्मिक अल्पसंख्यकों ने विशेष हित की सुरक्षा करना चाहते। कुछ लोग चाहते हैं कि भैया विशेष हित जुड़े, सुरक्षा मिले, इन शोषण करे, ऐसी सारी बात वो चाहते थे। और संविधान सभा और संस्कृति, इन सब न्याय पर हम लोगों ने क्लियर है। संविधान सभा का अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल दाएं तरफ दूसरी ओर बैठे हैं। ये बैठे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप देख सकते। संविधान सभा में 300 सदस्य थे। इनमें से 6 सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। 6 में से 3 जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और कांग्रेस के सदस्य थे। एक निर्णायक प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू ने पेश किया। जहां यह प्रस्ताव पेश किया था वहां भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद और गहरे रंग की 3 बराबर चौड़ी वाली पट्टियों का आपका तिरंगा झंडा होगा, जिसके बीच में गहरा नीले रंग का चक्र होगा। पटेल मुख्य रूप से पर्दे के पीछे की कई महत्वपूर्ण काम करे। उन्होंने कई रिपोर्ट के प्रारूप लिखवाने पर खास और कई परस्पर विरोधी विचारों की सहमति पैदा हुई और महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और सभा में चर्चा और रचनाकार दिशा में ले गए। सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिला और यह उनकी जिम्मेदारी थी। कांग्रेस के तिरगुट के अलावा प्रख्यात अधिवक्ता और अर्थशास्त्री B.R. अम्बेडकर ने भी सभा में सबसे महत्वपूर्ण सदस्य थे। यद्यपि ब्रिटिश शासन के दौरान अम्बेडकर कांग्रेस की राजनीतिक विरोध पर थे, परंतु समय में महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय
विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता मिला। क्या मिला? केंद्रीय विधि मंत्री के पद संभालने का न्योता मिला। इस भूमिका में उन्होंने संविधान के प्रारूप की अध्यक्षता के रूप में काम किया। साथ ही दो अन्य वकील भी काम कर रहे थे, एक गुजरात के एम मुंशी और दूसरी तरफ मद्रास के अलादिल कृष्णा स्वामी अय्यर। ये प्रारूप में महत्वपूर्ण सुझाव थे कि गुजरात के जो वकील थे के एम मुंशी बड़े इंटेलिजेंट थे और कृष्णा स्वामी अय्यर, इन्होंने बहुत कुछ सुझाया कि हम किस प्रकार से बनाए ताकि भविष्य निर्माताओं में रखें। इसी प्रारूप के समिति के तो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वो समय के जाने माने अर्थशास्त्री और जो था विधि विज्ञानक है। लॉबी की थी, उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए थे और इकोनॉमिक्स में बात की थी और सामाजिक समता मूलक समाज क्या होता है उस पर इनकी पीएचडी भी रही और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजों पर संविधान पर जोर दिया। चलिए, इन 6 सदस्यों को 2 प्रशासनिक अधिकारी ने महत्वपूर्ण सहायता दी। इनमें से एक से BN राव क्या थे और वह भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। उन्हें अन्य देशों की राजनीति व्यवस्था का गहन अध्ययन करके कई चर्चाओं के पत्र तैयार किए। दूसरे अधिकारी थे SN मुखर्जी। इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार थी। मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैदिक भाषा में व्यक्त करते थे। वैधानिक यानी कि कोई भाषा जटिल है उसको सरलता में कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे बताएं, ये काम था SN मुखर्जी का। अंबेडकर के पास सभा में संविधान के प्रारूप पारित करने की जिम्मेदारी थी। क्या थे? प्रारूप कैसे होगा, उनकी जिम्मेदारी थी। इस काम को कुल मिलाकर 3 वर्ष लगे। इस दौरान चर्चाओं में 11 भारी भरकम रिकॉर्ड खंडों को प्रकाशित किया। लंबी मगर दिलचस्प प्रक्रिया थी। संविधान सभा के सदस्य ने अपने विविध दृष्टिकोण में बड़ी सफाई से पेश किया। प्रस्तुति हर भारत के भविष्य से जुड़ी और परस्पर विरोधी विचार देख सकते हैं। देश की भावी स्वरूप, भारतीय भाषा, राष्ट्र के राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं अपनाने चाहते थे। नागरिकों को नैतिक मूल्य कैसा होना चाहिए, कैसे नहीं है, इन पर प्रश्न भी किया जाता था कि इथिकल वैल्यूज क्या है, कैसा होना चाहिए, राजनीति का स्वरूप क्या हो, ये हम कैसे सुनिश्चित करें, आर्थिक व्यवस्था की महत्व क्या है, ये हम सब कैसे देखें। क्लियर है? इन पर बात करते थे। तो चलिए फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे। तब तक आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। कोई डाउट हो अभी ब्रेक